अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं ताजमीर खान साहब और जो कि एक यूईटी के करंटली स्टूडेंट हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि यूईटी के बारे में, कि उसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ताजमीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और हमें हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे यूईटी के लिए, यूईटी यूनिवर्सिटी पेशावर के लिए। तो आइए सबसे पहले हम ताजमीर साहब को वेलकम करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि उनका इंट्रो लेते हैं कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया और कहाँ पे उन्होंने एफएससी कंप्लीट की और कैसे यूईटी में एडमिशन लिया। थैंक यू सो मच ताजमीर साहब, जी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना टाइम दिया है कि मतलब आपके यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। और दूसरी बात ये कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूँ आगे कि वो यहाँ आ जाए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पेशावर में। तो सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि मैं जो प्रिमिनरी जो एजुकेशन है वो मैंने अपने इलाके मोहम्मद जी से की है। हम्म। आगे फिर मैं एट में फाटा यूथ का जो पैकेज था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उसमें फिर मैं सिलेक्ट हो गया आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज उकाड़ा कैंट में। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक के साथ एफएससी भी की है। उसके बाद फिर मैंने आगे टेस्ट भी दिए आर्मी के लिए वगैरह, लेकिन वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पर ईटा के लिए अप्लाई किया। तो ईटा के बारे में ये बताऊंगा कि टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, हम्म। लेकिन कंसेप्चुअल थोड़ा सा होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं मेनली फिजिक्स और मैथ हम्म। और केमिस्ट्री में तकरीबन हर के लिए 60 टोटल 200 एमसीक्यूज होते हैं इसमें। हाँ हाँ। और 60 मैथमेटिक्स के होते हैं, 60 फिजिक्स के होते हैं, 60 केमिस्ट्री के होते हैं, उसमें 20 जो है वो इंग्लिश के होते हैं। अच्छा, तो आपने यूनिवर्सिटी पेशावर को क्यों चूज किया? और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, यूईटी जो पेशावर है, यूईटी लाहौर भी आ गई और काफी सारी होती हैं। हाँ, इसकी सबसे पहले वजह ये है कि मतलब आप जब टेस्ट दोगे तो उसके लिए प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि मतलब अगर आपके इस रेंज में एग्रीगेट आ गया, लेट करते हैं आपका 600 प्लस आ गया हम्म। एग्रीगेट, तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से चूज करनी है। तो फील्ड के लिए आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसमें तकरीबन टोटल 12 में कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, लाहौर में जाना है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल में हो रहा था। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने इधर सिविल इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मैंने वैसे पहले भी लाहौर के साथ जो खड़ा है वहाँ पर टाइम गुजारा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं वह नहीं जा सकता, क्योंकि शावर एक ये है कि नज़दीक पे हमारे घर के करीब हम्म। है, और दूसरी बात ये कि मतलब आना जाने में कोई मसला नहीं होता ज्यादा। अच्छा अच्छा, सही सही सही। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कि मींस कि हम इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? अगर अभी यूईटी की यानी कि स्प्रिंग के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फिजिकली, ऑनलाइन, और कोई रेफरेंस वगैरह, किस तरह ये चीजें होती हैं? हाँ, तो इसके लिए है कि मतलब जुलाई और जुलाई के लास्ट में और मोस्टली अगस्त के फर्स्ट में इसके लिए अच्छा। ऑनलाइन का एक वेबसाइट है, उस पर एडमिशन आ जाते हैं, हम्म। ऑनलाइन अप्लाई। तो उसके लिए अपनी ऑनलाइन अप्लाई करनी है, उसमें 12 प्रेफरेंसेस देने हैं। हम्म। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में कुछ 3500 इस तरह उनका कोई फी है, जो टेस्ट प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, अच्छा अच्छा तो वो देने पड़ते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई तकरीबन फिर सितंबर, मोस्टली इस बार 27 सितंबर को टेस्ट हो गया था, इन्होंने अरेंज किया था। अच्छा लेकिन मोस्टली सितंबर 15 और 20 इन दोनों के दरमियान में होता है। अच्छा अच्छा और दूसरी बात ये फिजिकल है, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, अच्छा क्योंकि इधर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है और कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार अच्छा मेरे ख्याल में कुछ 16,000 स्टूडेंट्स से उन्होंने अप्लाई किया था इसके लिए। अच्छा अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि जो आप फी का जिक्र कर रहे हैं 3500 है ना, वो देखिए जी, अभी आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। मेरा जो है वो सीएस डिपार्टमेंट होगा, किसी और का इंजीनियरिंग में चले गए, मींस के मैकेनिकल में चले गए या एससी में चले। अच्छा, तो क्या मैं एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के जब अप्लाई करूंगा तो उसकी फी क्या मुझे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग देनी पड़ेगी या एक ही 35 से ही ओके है? यही 35, ये एडमिशन टेस्ट है, ठीक है। एडमिशन टेस्ट के लिए 3500 को पे करना पड़ेगा। उसके अच्छा। बाद जो आप लेट करते हैं, आपने आपके स्कोर आ गए 400 प्लस आ गए, हम्म। तो आपके एफएससी में 30% और उसके साथ 20% मैट्रिक के और 50% टेस्ट के, इन तीनों को मिला के ग्रेड बनाते हैं ये लोग। तो उसके
के बाद आपको प्रोसेस का इन्होंने स्टूडेंट लिया था, और उसके बाद फिर सिविल का था। इससे पहले हर दफ़ा जब आते थे तो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको होता, लेकिन इस दफ़ा CS जो डिपार्टमेंट था वो सबसे आगे था। तो अच्छा आपको अगर मतलब डेट आपके आ गया इस रेंज में 645 के ऊपर आ गया तो फिर आप CS में जाओ, अगर 645 से कम आ गया तो फिर सिविल में जाओ। तो इस तरह है, अपने अपने रेंज में रखे हर डिसिप्लिन के लिए। सही सही सही। अच्छा, तो ये आप मुझे ये बताइएगा कि हम जो है एडमिशन जब लेंगे, मींस के एक बच्चे के 60% FSC में मार्क्स हैं, एक बच्चे के 90% मार्क्स हैं, एक के 70 डिफरेंट मार्क्स हैं। अच्छा, तो इसका मिनिमम हम अप्लाई कितने पे कर सकते हैं? मींस के सिर्फ हम फॉर्म फिल करके टेस्ट के लिए अप्लाई कितने पे कर सकते हैं कि मींस के जब आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका चांस है कि आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, इसका क्या होगा? FSC में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? हाँ हाँ, APSC के लिए इसके लिए 60% मार्क्स है, 60% के नीचे वो फिर नहीं लेते हैं, अच्छा क्योंकि अच्छा। आगे फिर मार्क्स इनके सीट का ये सिस्टम है। इससे पहले जो सिस्टम होता था वो ये था कि 800 मार्क्स से लिए। अच्छा, तो अगर मींस के मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, मींस के इसमें आप ये बताइए कि हम अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस की सीट आती हैं या सिंपली पेशावर वालों के लिए या पंजाब वालों के लिए या बलूचिस्तान वालों के, क्या डिफरेंट आती हैं या सिंपल एक ही लोगों के लिए? नहीं, इसमें जो KPK के लोग हैं यहाँ का ये ज्यादा होती है मेरे ख्याल में, कुछ 1000 KPK के लिए होती है, फिर पंजाब के लिए भी है, पंजाब के लिए कुछ 10 है मेरे ख्याल में, 10 है। हाँ, मैंने यहाँ लिखे हुए मैं बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ, पंजाब के लिए टोटल 10 है। इसमें माइनिंग के लिए 3 है, मैकेनिकल के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है, और सिविल के लिए भी 1 है। इसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी है, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी, बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए टोटल 6 है। और जो आर्मी के बच्चे होते हैं वहाँ, उनके लिए भी 2 या 3 सीट्स होते हैं मोस्टली। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो पेशावर वाले या जो आपके कहने का मतलब है कश्मीर वाले, उनके लिए ज्यादा फायदा है, मीन्स के उनके लिए हाँ ज्यादा वहाँ। सीट्स हैं। सही सही सही। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी इनकी सीट्स डिवाइड हो जाती हैं, इतनी इतनी होगी, ठीक हो गया। अब अच्छा, इनके NTS वगैरह का जो टेस्ट वगैरह यूनिवर्सिटी लेती है, उनका क्या प्रोसीजर होता है, मीन्स वो कैसा होता है, वो आप थोड़ा बता दें। टेस्ट तो टोटल उसमें 200 मार्क्स होते हैं, और टेस्ट फिजिकल होता है, यहाँ पर 3 घंटे का टेस्ट होता है। हम्म। और 200 मार्क्स जो MCQs है वहाँ पर 60 MCQs उसके होते हैं मैथ के, 60 फिजिक्स के, 60 केमिस्ट्री के, और 20 इंग्लिश के। अच्छा लेकिन ये इस तरह नहीं है कि मतलब हर के लिए एक एक पोर्शन हो, मिक्स देते हैं। मतलब अच्छा पहला मैथ का होगा, फिर दूसरा केमिस्ट्री का होता है, क्योंकि जो अरेंजमेंट उन्होंने की होती है 9th आफ्टर 9th जो स्टूडेंट होता है वो रिपीट हो रहा होता है। अच्छा। तो इन्होंने इस तरह जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इनको इस तरह चेंज किया हुआ है, मतलब कि इस तरह की चीटिंग वगैरह का सिस्टम ना हो। सही सही, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट भी इन लोगों ने थोड़ा सा सिक्योर बनाया हुआ है टेस्ट का। अच्छा, तो इसका मींस के हम प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं? कुछ लॉजिकली क्वेश्चन आ जाते हैं, मींस के जैसे आते हैं कि घुमा फिरा के कुछ स्टूडेंट का लॉजिक चेक करने के लिए, कुछ जी होता है कि हमें ये बताएं कि आपकी कैसी है वो जनरल नॉलेज कैसी है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। जो इंग्लिश में होते हैं वो तो सारे प्रीपोजिशन वगैरह आ जाते हैं, एडजेक्टिव अच्छा वगैरह, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज वगैरह आ जाते हैं। लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ है वो थोड़ा लॉजिकल होते हैं, उनको हम्म। टच देते हैं मोस्टली। इसमें जो फिजिक्स और उसके होते हैं मैथ के, वो बहुत लॉजिकल होते हैं, उनके लिए कैलकुलेशन ज्यादा होती है। कैलकुलेटर तो वैसे अलाउ नहीं होता, लेकिन इस तरह कैलकुलेशन नहीं होती, ये बहुत मुश्किल होती है। होते हैं इस तरह अरेंजमेंट के होते हैं कि वो थोड़ा लॉजिक होते हैं। सही सही, यानी कि थोड़ा सा लॉजिक भी होता है। अच्छा, अभी जी मैंने जी टेस्ट दिया, अप्लाई किया, टेस्ट दिया, मैं पास हो गया। अभी पास टेस्ट हमने दे दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि जी आप सिलेक्शन हो गया? और अभी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा कि वो क्या होगा, कि मीन्स के यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू वगैरह लेती है या फिर वैसे ही आप बच्चों को सिलेक्ट कर देते हैं? नहीं, उस तरह होता है कि अब आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो आपने प्रेफरेंस दिया, तो उसके साथ आपके जो रिजल्ट है उसके साथ साइड पे एक स्लैश पे लिखा होता है, वहाँ पे डॉट लिखा होता है कि मतलब आपका मैकेनिकल में हो गया, मैकेनिकल पिशावर में हो गया, इसके जो पिशावर के दूसरे ब्रांचेस है, जो लोजई में है या एबटाबाद में है या गुवाहाट में है,
या बनू में है तो वहाँ पर आप हो गए, तो उधर साइड पे लिखा होता है कि आपका प्लान इसमें हुआ है, फील्ड में हुआ है। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं पूछते, वहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फेक तो नहीं है कहीं, और मिसाल वगैरह चेक करते हैं कि ये इस रीजन का है या नहीं। सही सही। और उसके बाद ये भी है कि अगर आप एक फील्ड में सिलेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें, अगर आपका दिल नहीं कर के मैं इसमें सिलेक्ट हो गया तो मैं इसमें नहीं जा रहा, तो आप इस तरह करते हैं कि दूसरे किसी स्टूडेंट के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं। अगर वो स्टूडेंट चाहे कि मैं भी इसको चेंज करता हूँ, लेट करते हैं मैं मैकेनिकल में सिलेक्ट हो गया और आप इलेक्ट्रिकल में सिलेक्ट हो गए, तो आप कहते हैं मैंने इलेक्ट्रिकल नहीं करना, मैं कह रहा हूँ मैं मैकेनिकल में नहीं करना, तो मैं म्यूचुअल ट्रांसफर करूँगा साथ में, आपको कहूँगी आप इलेक्ट्रिकल में आ जाओ, मैं मैकेनिकल में आ जाता हूँ। सही सही सही, यानी कि हम शफल कर सकते हैं लेकिन वो दूसरा स्टूडेंट साथ होना जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके को थोड़ा सा गाइड कर दें हमें नेक्स्ट जो है वो फी के बारे में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो यही पूछते हैं कि यार ये यूआईटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी उनकी फी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे फी के बारे में थोड़ा बताएं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, वो डरे ना कि यार इसकी फी का क्या इशू है। जी। हाँ, तो ये है कि इनका जो ओपन लेट करते हैं, आप ओपन मेरिट लिस्ट पे आ गए, आपने मतलब जो इनको रिक्वायर्ड है सीट ओपन मेरिट के लिए, तो अच्छा उसमें आप आ गए। फिर इस इनका सीन ये है कि अल्टरनेट सेमेस्टर सिस्टम होता है, मतलब पर ईयर होता है। अच्छा तो हमसे पहले बार सिविल वाले से 54,000 और 500 ली, और दूसरी बार अभी जो इस थर्ड सेमेस्टर में हमने सबमिट किया वो अराउंड अबाउट 60,000 है। अच्छा तो इनके इतने नहीं है, ओपन वालों के इतने नहीं है, लेकिन जो ना सब्सिडाइज सीट होते हैं, मतलब जो सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं, उनके फिर ज्यादा होते हैं, उनके अराउंड अबाउट 3 लाख होते हैं अच्छा। पर ईयर यहाँ पर सही सही। सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ईयर सिस्टम, अल्टरनेट सेमेस्टर जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अच्छा, अभी जो फी आप बता रहे हैं, अच्छा इसमें कुछ बच्चे होते हैं कि वो फी अपनी एक ही दम पे नहीं कर सकते। मीन्स के अभी 60 है या 40 है या 30 है, कुछ बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली वो इतनी पे नहीं कर सकते। क्या उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है? मीन्स के कोई हमें बता दिया जाता है कि यार आप पहले उसमें इतना पे कर लो, दूसरे में इतना पे कर लो, कुछ इस तरह का सिस्टम है? हाँ, ये है इस तरह इस सिस्टम में कि मतलब इस तरह नहीं कर सकते आप। अगर आप ओपन पे आ गए और आपके 60,000 हाईलाइट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको पहले यही सबमिट करने पड़ेंगे, यही हम्म। पे करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद स्कॉलरशिप्स आ जाती है, सासन ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, इसके बाद यूनिवर्सिटी की भी अपनी भी कुछ स्कॉलरशिप है, जेका स्कॉलरशिप है, या अच्छा डॉक्टर उमर हयात स्कॉलरशिप है वगैरह। इस तरह बहुत स्कॉलरशिप आते हैं, तो बहुत बच्चे इस तरह होते हैं जो मिस कर जाते हैं इसको, लेकिन इसको हम्म। मिस नहीं करना। जो एहसास ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होती, सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने सिलेक्ट करना होता है कि ये स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो ये है कि मतलब आपने पे कर लिए, फिर उसके बाद तकरीबन मोस्टली 20 या इस तरह कुछ दिन लगते हैं कि आप क्लासेस में आ जाए। तो उसके बाद HEC के जो अंडर ग्रेजुएट एहसास स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई कर लें आप। तो उसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर तो कोई वो नहीं है, क्योंकि वो तो जो फीस वगैरह है वो इससे। अच्छा, तो यानी कि एहसास का जो हम अप्लाई करेंगे वो जो होगा वो फी फुली फंडेड जो होगी वो हमें माफ होगी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कोई भी स्कॉलरशिप अगर यूनिवर्सिटी में आती है, कोई भी स्टूडेंट है तो वो उससे सब में अप्लाई करे, कहीं ना कहीं उसका नंबर लग जाएगा, जो कि फाइनेंशियल इशू है जिसका घरेलू इतना अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि देखे ना, हम तो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमारे लिए ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और भी डिफरेंट सारी यूनिवर्सिटी हैं। हमने यहाँ तक अपनी बात की और अपने स्टूडेंट की बात की, ठीक है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा फॉरेन स्टूडेंट की तरफ। क्या उनके लिए भी यहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए, कि या सिंपली हम पाकिस्तान के लोग हैं? हाँ, बाहर मुल्क के मेरे साथ क्लास में भी एक यमन का भी स्टूडेंट है, और उसके बाद अफगानी स्टूडेंट भी है। जो अफगानी स्टूडेंट है वहाँ के, उनके लिए तो अल्लामा इकबाल एक स्कॉलरशिप है, वो उसके यहाँ पे आके पढ़ते हैं। हम्म। तो उनके लिए तो ये नहीं है, मतलब उनका तो सब कुछ फ्री होता है, सिर्फ उनका खाना वगैरह अपना वो बनाते हैं। और जो यमन वगैरह और सूडान वाला भी है यहाँ पे हमारे साथ, और एक सोमालिया वाला भी एक स्टूडेंट है, उसके साथ यूएई वाली भी कुछ है, और श्रीलंकन भी है। तो मतलब बाहर के फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप है कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अरब कंट्रीज है इनके लिए मुझे नहीं लगता स्कॉलरशिप होंगे, क्योंकि सिर्फ सोमालिया के लिए है कुछ,
और सूडान के लिए और यमन वालों के लिए तो नहीं है। और इसके साथ जो अफगानी स्टूडेंट है उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स है यहाँ पे। वो आके सिर्फ यहाँ पे अपना जो खाना वगैरह होते हैं वो खुद बनाते हैं, वो खुद उसके लिए खुद पे करते हैं, बाकी सब कुछ वो यूनिवर्सिटी उनके लिए अफोर्ड करती है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है हमारी जो यूनिवर्सिटीज है इनका सिस्टम इतना अच्छा है कि इंटरनेशनली स्टूडेंट भी यहाँ पे आके पढ़ते हैं लोग, और हमारे जो हैं लोग यूनिवर्सिटी यानी कि पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं वो उन्हें स्कॉलरशिप भी पे करते हैं फुली, बस माँ सिवाय उनके खाने के। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे फॉरेन स्टूडेंट जो आते बिल्कुल। हैं या पाकिस्तान के हमारे दूर दराज के इलाके के स्टूडेंट हैं जैसे आप हैं, तो क्या हमारे लिए यूनिवर्सिटी हॉस्टल अरेंज करती है या हमें खुद कुछ अरेंज करना पड़ता है? नहीं, यूनिवर्सिटी के जो अपने हॉस्टल है वो भी हैं यहाँ पर, तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 6 हॉस्टल है यूनिवर्सिटी यूटी पेशावर के। तो अच्छा। उसके लिए आपको जो साल है, मतलब आप जब एडमिशन लेते हैं तो मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ में और सेवन में, इनमें आपको पे करना पड़ता है एक साल के लिए। तो पिछली साल मुझे याद है 29,000 थी और इस साल 34,000 है। तो हम्म। इसमें आपका जो मतलब रहने वगैरह का सिस्टम है या बिल वगैरह वो सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। बाकी सिर्फ आप खाना वगैरह वो आप खुद करना पड़ेगा उसके लिए। मीन्स के सिर्फ हमारे लिए इजी है, यानी कि हम अगर कोई बंदा स्टूडेंट लेता है तो इतना ज्यादा बोझ नहीं बनता कि 29 to 30,000 ये नॉर्मली है और हम पे कर सकते हैं, और बाकी खाना वगैरह तो नॉर्मली वो हो ही जाता है खर्चा। हाँ यानी बिल्कुल। कि हमारे फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छी चीज है। हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट जो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और उन्हें हॉस्टल चाहिए या कोई भी इस तरह की चीज हो और अच्छी यूनिवर्सिटी हो, अच्छा डिपार्टमेंट हो, तो उनके लिए इजी है कि वो उन्हें कहीं फॉरेन जाने की जरूरत नहीं, बल्कि फॉरेन हमारे पास आके लोग पढ़ रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, तो हमें हाँ यूईटी कौन कौन सी डिग्री ऑफर करता है? मीन्स के हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसमें स्टूडेंट ले सकते हैं? एससी या सिविल इंजीनियरिंग और इस तरह के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? है, सी एस एन आई टी है, उसके बाद माइनिंग भी है, केमिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मेकाट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, एनर्जी डिपार्टमेंट भी है। डिपार्टमेंट हमने कुछ टोटल 12 है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा है वो मैंने सुना है कि यहाँ पर जो फैकल्टी सिविल इंजीनियरिंग है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि सही। यहाँ पर हमारे बहुत सारे टीचर वो बाहर से पढ़े हुए हैं, हम्म मोस्टली इटली से और यूएसए से पढ़े हुए सही सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है यूईटी जो पेशावर है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि इन्वायरमेंट कैसा है? मीन्स कि उसमें यूनिवर्सिटीज में होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे होते हैं, गर्ल्स के लिए क्या सिक्योरिटी है, और साथ साथ गर्ल्स के कुछ हॉस्टल के बारे में बता दें, उनकी क्या सिक्योरिटी होगी, और इन्वायरमेंट कैसा लेके चलते हैं, हमारे प्रोफेसर हजरात कैसे हैं, हमारा यूनिवर्सिटी का लेवल कैसा है, वो हमें थोड़ा सा बता दें। हाँ वैसे यूनिवर्सिटी जो यूटी पेशावर की यूनिवर्सिटी, इसका एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कि मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इकट्ठे होते हैं, ये नहीं है कि मतलब गर्ल्स और बॉयज अलग नहीं होते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रोफेसर का मैं बता दूं, जो हमारे प्रोफेसर है वो सारे बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये कि आप अगर प्रोजेक्ट दे दें तो आप को मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं कि वो यहाँ पेशावर में ही होते हैं आसपास। मैं खुद सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट दिया था एक मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का दिया था। तो उधर ही एक हमारे साथ ही एक मस्जिद बन रहा था, तो उनने मुझे वहाँ भेज दिया, फिर वहाँ पर इंजीनियर था उसने मुझे गाइड किया। तो इस तरह ये कि आपको बहुत सारी चीजें फिर सीखने को मिलती है यहाँ पर नजदीक। अगर इस तरह हो कि मतलब ऑपरेटर ना हो फिर तो इसका कोई सिविल इंजीनियरिंग होता है यही है कि मतलब आपको इस तरह है कि आपको किसके साथ ऑब्जर्वेशन करें, फिर आप उनसे थोड़ा कुछ सीख लें, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उसका फिर मतलब इस तरह के आप अप्लाई कर पाओगे उसको। सही सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है हमारे प्रोफेसर हजरात बड़े कोऑपरेट हैं, यानी कि हमें ये ही नहीं कि हमें किताबों में घुसाई रखें, बल्कि ये भी कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में हम लोगों ने किस तरह लेके चलना है इन चीजों को, वो हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है यार। काफी सारी हाँ यूनिवर्सिटीज में ये देखने को नहीं मिलता कि यार हमारे जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ कहते हैं यार पढ़ लो और ठीक है, लेकिन हमें साथ साथ स्किल्स वगैरह इन चीजों पे फोकस करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि ताकि हम प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो सकें। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं अपने आने वाले नए स्टूडेंट को जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई? ठीक है, आप चाहते हैं आपके जूनियर्स को ना हो, जो अभी आ रहा है बैच उन्हें ना हो, या आपके आने वाले हैं जो आपके जूनियर्स हैं, मीन्स स्टडी के हवाले से हो गया, यूनिवर्सिटीज के हवाले से हो गया, कुछ वर्क के हवाले से हो गया, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे उन्हें किस तरह अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ लेके चलना चाहिए, खास तौर पे यूईटी पेशावर को, और कैसे वो मैनेज कर
यानी कि वो कैसे करें अपनी चीजें मैनेज? हाँ, तो इसका मैं ये आप आने वाले स्टूडेंट्स जो हमारे आएंगे उनके मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यूटी जो पेशावर है ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट भी इसका अच्छा है। इसके बाद स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड वगैरह हैं स्पोर्ट्स के मामले में भी बहुत अच्छी है, और उसके लिए स्टडी के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह हैं तो ये बहुत अच्छी है आगे मतलब पढ़ने के लिए भी इस तरह। और केमिकल डिपार्टमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि केमिकल में अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि ये बना हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। मोस्ट इसमें जो आज़ाद कश्मीर के हैं वहाँ के भी आते हैं यहाँ पे, और गिलगित बिल्तिस्तान के भी होते हैं। और जो स्टडी के लिहाज से मैं बताऊंगा, तो स्टडी ये है कि जो पेशावर यूनिवर्सिटी है स्टडी के लिहाज से बहुत अच्छी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब यहाँ पर प्रोफेसर ये बहुत कोऑपरेटिव भी है। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए तैयार करने के लिए आपको फील्ड पे ले जाती है, और ट्रिप्स वगैरह भी अरेंज करती है। अभी आने वाले हफ्ते हमारे एक ट्रिप भी है यहाँ पर इस्लामाबाद के side पे। तो और उसके बाद जो फेस प्रॉब्लम्स के मैं बता दूं तो ये है कि जो यूनिवर्सिटी की जो अपडेशन है, मतलब ये अपडेटिंग जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। क्यों स्कॉलरशिप था फर्स्ट सेमेस्टर में वो मैंने मिस किया था, तो उसके बाद फिर मुझे स्कॉलरशिप कोई नहीं मिली। थर्ड सेमेस्टर में मैंने अप्लाई करनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि 1 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। अभी यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलरशिप आई है उसको जे का स्कॉलरशिप कहते हैं, तो इसमें फिर ये नहीं है कि मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले सिर्फ ये अप्लाई कर सकते, उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कोई ये नहीं है, बाउंडनेस नहीं है इसके लिए। सही सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो अपडेट आती है मींस के चाहे वो हमारे ट्यूशंस के हवाले से आ गई या स्कॉलरशिप्स के हवाले से आ गई, वो जो न्यूली स्टूडेंट आता है वो उसे साथ साथ लेके चले, ताकि एट द एंड चाहे डिग्री हो चाहे सेमेस्टर हो उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, और इजीली वो अपनी डिग्री या सेमेस्टर वो पास आउट कर लें, और साथ साथ वो स्कॉलरशिप की भी कोशिश करें। मीन्स के स्कॉलरशिप की तो खास तौर पे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग इस तरह आ रहे होते हैं कि उन्हें ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, कि उनकी फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते घर से, ताकि वो ये हाँ सारी बिल्कुल। चीजें मैनेज कर सकते हैं और अपडेट को अपने साथ लेके लाजमी चले। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो थैंक यू सो मच ताजमीर खान साहब। आज के इस सेशन में हमने देखा कि हम यूईटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, आज हमारे साथ थे ताजमीर खान साहब। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यूईटी के हवाले से या किसी भी रिलेटेड स्टडी के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में वो उस क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए, ताकि हम ताजमीर खान साहब के पास जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन पहुंचा सकें और आपको उसका एक वैलिड आंसर दे सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी ताजमीर खान साहब। आई होप के हमारे व्यूवर्स को अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और उन्हें कंप्लीट आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया और उन्हें अच्छे तरीके से थैंक यू। समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स नेक्स्ट वीडियो के हाँ। साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।